आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी रोहिड़े के फूल। दीक्षा महज 20 साल की हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं और आजकल सीकर में रहकर इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। वो फरवरी की शाम थी। रेतीले टीलों के पीछे सूरज हर पल थोड़ा और छुपता जा रहा था, जैसे कोई शैतानी रेगिस्तानी लड़का ऊंचे टीलों पर बैठकर नीचे की तरफ फिसल रहा हो। भानु भी तो अक्सर खेलता था ये खेल। बचपन में जब भी वो अपने बापू के साथ भेड़ें चराने जाता, ये उसका मनपसंद खेल हुआ करता था। लेकिन जब बापू अंधेरे का डर दिखाकर घर चलने को कहता तो उसे हार माननी ही पड़ती। वो अनमना सा होकर भेड़ों को इकट्ठा करता, उन्हें घर की ओर जाती पगडंडी पर रवाना करने में बापू की मदद करता और गर्दन के पीछे से कंधों पर रखी लाठी पर दोनों हाथ टिकाकर चल पड़ता। तब वो मन ही मन इतनी जल्दी शाम हो जाने को, इतनी जल्दी वापस घर जाने को कोसा करता था। प्रार्थना किया करता था कि कभी भेड़ें लेकर खूब सारे दिनों के लिए बहुत दूर जाने का मौका मिले, वहां जहां इससे भी ऊंचे टीले हों, जहां कोई उसका खेल बीच में ना रोके। मगर अब तो वो जैसे इंतजार में था उस शाम के जब वो घर लौट सकेगा, अपनी लाली के पास। कमर पर लाठी की टेक लगाए खड़ा 22 साल का भानु एकटक उस डूबते सूरज को देख रहा था। अगर वो कोई कवि होता तो इस पल जरूर एक कविता लिखता कि रेगिस्तान में ढलती सांझ की सूरत प्रेमिकाओं जैसी होती है। सिंदूरी आसमान को उसके चेहरे जैसा बताता और सूरज को उसके माथे की गोल बिंदी, और मुस्कुराहट शायद आलों की तरफ लौटती कमेडियों का झुंड, शायद रेत का सुनहरापन। पर वो तो एक गडरिया था, ये सारी कल्पनाएं उसके बस की कहां थीं। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, लाली की सूरत याद करके। उसे कार्तिक के महीने का वो दिन याद आ रहा था। वो, उसकी माँ, बापू और लाली खेत में बाजरे के सिट्टे तोड़ रहे थे। जब माँ ने लाली को चाय बनाने भेजा, वो भी उसके पीछे चला आया। लाली मेड़ के पास जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर बनाए चूल्हे में आग जला रही थी। भानु कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर जमीन पर उंगली से 2 नाम लिख दिए, अपना और लाली का। बीच में बिल्कुल वैसा निशान बनाया जैसा उसके दोस्तों ने बताया था, जो उसे तो गांव के बाहर तालाब किनारे उगे पीपल के पत्ते जैसा लगता था, पर उन्होंने कहा था कि यह दिल है। एक एक अक्षर जोड़कर उन नामों को पढ़ने के बाद लाली ने दिल के निशान पर उंगली रखकर उससे पूछा था, हीरो मतलब मैं थारे से। भानु अटकते अटकते सिर्फ इतना बोल पाया था। लाली पल्लू में मुंह दबाकर जोर से हंसी थी और फिर सजा दिया था दोनों नामों के बीच अपने काजल का एक टीका। भानु का बस चलता तो समय को वहीं रोक देता। न घड़ी चलती, न मौसम बदलता, न आसपास के इलाके में घास सूखता, न उसे भेड़े लेकर सैकड़ों कोस दूर अपने काकोसा और उनके बेटे के साथ आना पड़ता, वहां जहां से वो पिछले 4 महीने से घर नहीं लौट पाया है। ये भी नहीं जानता कि कब लौट पाएगा। रे भानु, सूरज डूब गया, इधर ले आ सारी भेड़। अपने काकोसा की आवाज सुनकर भानु अपने ख्यालों से बाहर आया और भेड़ों को उसी तरफ ले जाने लगा जहां काकोसा और उनका बेटा बाकी भेड़ों को पहले से जमा कर चुके थे। अपने घर से दूर आए कल पूरे 4 महीने होने वाले थे। 200 भेड़ों का झुंड लिए एक मैदान से दूसरे मैदान, एक मेर से दूसरी मेर चलते थे वो लोग। निशानी के लिए भेड़ों की पीठ पर थोड़ी ऊन नारंगी रंग से रंग दी गई थी। इसके अलावा एक ऊंट भी था जिस पर हमेशा काकोसा सवार रहते। राशन, तंबू लगाने का सामान और 3 रजाइयां लदी रहती। कहाँ खोया था छोरे? काकोसा ने पूछा तो भानु अचकचा गया। कुछ न काकोसा, चल पैर हाथ बटा, जल्दी साग रोटी हो जाए तो चोखो है, वो बोले। जी भाई जी, मैं लकड़ी लाता हूँ, उसने काकोसा के बेटे यानी सोहन की तरफ देखकर कहा और अपने तंबू से दूर निकल पड़ा लकड़ियां चुनने।
धोरों में गर्मियों की धूल भरी आंधियां खूब दरख्त तोड़ती हैं, खूब लकड़ियां बिखेरती हैं। इसलिए सर्दियों में भी सूखी लकड़ियां चुनकर लाना मुश्किल नहीं होता। शायद सबसे उलाहना सुनती वो आंधियां इन्हीं गडरियों के लिए कुदरत का तोहफा हैं। उस मौसम इनकी भेड़ों को कीकरों तले खूब सारा लौंग, खूब सारी पातड़ी खाने को मिलती है, और इस मौसम खुद इन्हें घर से दूर रोटियां पकाने को लकड़ियां। ये जिम्मेदारी हर रोज भानु की ही हुआ करती थी। दरअसल वो खुद लिया करता था ताकि थोड़ा और वक्त अपने काकोसा और अपने भाई सोहन से दूर रह सके, चैन से लाली को याद कर सके। वरना उनकी बातें, उनके सवाल, कहने को तो वो लाड़ था, उसका मन लगाने की कोशिश पर भानु को खीज होती थी। क्यों लगाए वो इस उजाड़ में अपना मन? पिछले 4 महीने जैसे तैसे काट दिए ना। इतनी फिक्र है तो अब एक बार घर आने को ही क्यों नहीं कह देते? पहली बार इतनी दूर आया है वो, वहां लाली का भी तो मन नहीं लग रहा होगा उसके बगैर। एक बार फिर उसका मन अपने घर लौट चुका था। उसे नजर आ रही थी उसकी थाली में मक्की की रोटी परोसती लाली। पहली बार उसी वक्त तो छुआ था उसके सख्त हाथों ने उसकी नर्म उंगलियों को। वो शर्मा कर भीतर दौड़ गई थी। वो सुनता रहा था उसकी कलाई भर चूड़ियों की खनक, उसकी पायल का शोर। वही हमेशा वाली मक्के की रोटी और सरसों के साग में उसने एक अलग सा जायका महसूस किया था उस रोज। वही स्वाद शायद अब सबसे ज्यादा याद आता था, उसके स्पर्श का, उसके आसपास होने का स्वाद। लेकिन ये सब काकोसा को कैसे समझाए? शादी के 1.5 साल बाद भी माँ बापू के सामने वो लाली से बात तक नहीं कर पाता था, फिर काकोसा से कैसे कहेगा? लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रखे रोज थोड़ा और दूर भी तो नहीं जा सकता था ना। भानु ने लकड़ियों का ढेर कंधे पर उठाया और तंबू की तरफ चल पड़ा। वो तय कर चुका था कि किसी तरह आज काकोसा से घर जाने के लिए बात करके ही रहेगा। काकोसा, हम घर से कितनी दूर आ गए? आज तंबू में लेटते वक्त भानु ने पूछा। यही कोई 100 कोस, काकोसा बोले। वापस जाने में कितना टाइम लगेगा? इतना ही जितना, भानु बीच में ही बोल पड़ा। अगर मोटर से जाना हो तो? पास बैठा सोहन जोर से हंसा और काकोसा भी हंसते हुए बोले, मोटर का किराया कटे से लावेगा? चल सो जा। भानु ने खींचते हुए रजाई मुंह तक ओढ़ ली। थका शरीर कब नींद में डूब गया पता ही नहीं चला। सुबह के 10 बज रहे थे। चाय के साथ रात की बची रोटियों का कलेवा करके वो 3 गडरिये भेड़ों को रवाना कर चुके थे। भानु सबसे पीछे, सोहन बीच में और ऊंट पर सवार काकोसा आगे आगे। तंबू समेत सारा सामान भी ऊंट पर लदा था। आज शाम का डेरा अगले गांव के पास पड़ना था। करीब 4 घंटे बाद वो एक ऊंचे टीले के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। अब सामने दिखते टीले बत्थल घास से ढके थे। कहीं हरी भरी बेलड़ियां तो कहीं खेजड़ी तले पीले रंग की सूखी सांगरी का ढेर। गडरियों के लिए, उनकी भेड़ों के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होती? 10-12 दिन खत्म ना होगा। मजबूती से तंबू लगा ले छोरे, काकोसा सोहन से कह रहे थे। भानु भेड़ों के छितराए झुंड के बीच रेत पर बैठ गया। सुनता रहा उनके गले में लटकती घंटियों का उदास शोर। वो एकटक उस तरफ देख रहा था जिस तरफ से वो आए थे, सूरज डूबने की दिशा। इसी तरफ जाना है उसे वापस, मगर कैसे? सवाल अब भी वही था। थोड़ी दूर एक पतली सी सड़क उसे नजर आ रही थी। पीले टीलों के बीच जैसे किसी ने तर्जनी उंगली से एक लकीर खींच दी हो। भानु उठकर उसी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसके सामने से एक साइकिल गुजरी जिस पर एक लड़का और घूंघट काढ़े एक औरत सवार थी। दोनों कुछ बात करते और खिलखिलाने लगते। भानु भी मुस्कुरा दिया। उसे वो दिन याद आ गया जब माँ ने उसे और लाली को पास के गांव किसी शादी में भेजा था। कितना खुश था वो। लाली भी। साइकिल जब बेरी के पास से गुजरी तो वो बच्चों की तरह चहक उठी थी। रुको रुको, देखो कितने सारे बेर। वो दौड़कर बेरी की तरफ गई थी। एक हाथ में पल्लू संभाले बेर चुनती बचपने से भरी लाली कितनी नई सी लगी थी उसे। वो देखता रहा था उसको।
उसकी कमर पर बंधी तागड़ी को, नाक में चमकते बड़े से गोल लौंग को, काजल भरी मोटी मोटी आंखों को। ऐसे के देख रहे हो जी? लाली ने पूछा था। देख रहा हूं कि भानु ने सड़क के किनारे से पीला जंगली फूल तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। देख रहा हूं कि फूल से भी फूट रहा कैसे हो सके कोई। लाली के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। एक मुट्ठी में नन्हे लाल बेर और दूसरी में वो पीला फूल पूरे दिन संभाल कर रखा था उसने। सब याद करके भानु की आंखें जरा सी नम हो गईं। क्यों आती थी उसको इतनी याद? घर से दूर आने वाला वो पहला गडरिया तो नहीं? ऊंट के लिए पानी ले आना पास के गांव से। काकोसा की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। ऊंट ना है, मारा ओलन खटोला है ये तो, वो ऊंट की गर्दन थपथपाते हुए कह रहे थे। सुनते ही भानु के दिमाग में अचानक कुछ चमका। उड़न खटोला, क्यों ना वो भी इसी ऊंट से घर चला जाए, बिना काकोसा को बताए, चुपके से। प्रेम रेगिस्तान में उगे आग के फल जैसा होता है, या शायद उस फल से निकलते सफेद रुई के टुकड़े जैसा। या तो लाग भागने पर भी हाथ नहीं आता, या फिर एक बार हथेली में पड़ा तो छूटना मुश्किल। भानु का हाल भी कुछ ऐसा ही था और वो नहीं चाहता था कि इस नर्म एहसास से छुटकारा पाए। पूरे दिन सोचने के बाद उसने तय किया कि वो रात के वक्त ऊंट पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो जाएगा। सुबह जब तक ये लोग उठेंगे तो काफी दूर निकल चुका होगा, लेकिन घर जाकर माँ बापू से क्या कहेगा? वो फिर सोच में डूब गया। शायद बापू सख्त नाराज होंगे और जब वापस लौटेगा तब शायद काकोसा भी खूब डांट पिलाए, लेकिन इन सब की परवाह किसको थी? प्यार में डूबा दिल प्यार के अलावा कुछ सोच ही कहां पाता है, सोचना चाहता ही कहां है। आज रात सबके सो जाने के बाद भानु चुपके से उठा और तंबू से बाहर आ गया। कंधे पर एक पोटली लटकी थी जिसमें भुने हुए चने, रात की कुछ रोटियां रखी थीं, एक पानी की बोतल भी। ऊंट पर भी कम से कम 20-22 दिन लगने तय थे। भानु ऊंट के पास पहुंचा और खूंटे से बंधी उसकी लगाम खोलकर हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही उस पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, ऊंट उसे धकेलता हुआ खड़ा हो गया। भानु गिरते गिरते बचा। रे भानु, क्या कर रहा है इतनी रात में? अंदर से काकोसा की आवाज आई। कुछ ना काकोसा, कहते हुए उसने ऊंट को वापस बांधा और जल्दी से तंबू में चला गया। सुबह से भीतर जो उम्मीद जगी थी बिखरती नजर आ रही थी। काकोसा का ऊंट भला उसको क्यों बिठाएगा? वो उनके सिवा किसी को पीठ पर हाथ तक नहीं रखने देता। भानु सोचता और रुआंसा हो जाता। अगले पूरे दिन भी भेड़ों को चराते वक्त वो यही सोचता रहा। कहीं कोई दूसरा रास्ता, कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी। प्यार की फरमाइशें हर बार ऐसी ही होती हैं क्या? बचकानी मगर एकदम अड़ियल। क्यों नहीं मान लेता मन कि कुछ और महीने उसे लाली से दूर रहना ही होगा, कुछ और महीने उसकी सूरत देखने का इंतजार करना होगा। यह भी भला क्या जिद हुई कि बस एक बार लौटना है। और फिर वहां लाली भी तो उसकी राह तक रही होगी। थारे बिना रत्ती मन ना लगता, जल्दी आना। निकलते वक्त लाली ने कहा था उससे। वो दूर तक पलट पलट कर उसको देखता रहा था। सोहन के पास रखे रेडियो पर एक उदास राजस्थानी गीत बज रहा था। सुनकर भानु और रुआंसा हो गया। उसका मन हुआ अभी उठे और घर की तरफ भागना शुरू कर दे। ये बचपना, ये नासमझी उसकी अपनी तो नहीं, ये भी क्या प्यार के साथ आती है? मुझे कैसे भी करके जाना है। वो बुदबुदाया और ऊंट की तरफ देखने लगा। ऊंट को राजी करना अब भानु का अगला इम्तिहान था। वो बरसातों का मौसम था। तपते धोरों पर आसमान से पानी बरसता तो एक सौंधी सी खुशबू हवाओं में घुल जाती। कंटीला कैक्टस भी रेगिस्तान का गुलाब बन के खिलने लगता। उस रोज भानु कुछ दिन पहले काट कर लाई गई खींप गूंथ रहा था। घर के 2 कच्चे कमरे जिनकी छतें टपकने लगी थीं, उन्हें बदलना था। बापू भेड़ें चराने गए थे। माँ और लाली भानु का हाथ बटा रहे थे। आंधियों का मौसम कब का गुजर चुका था, लेकिन उस रोज न जाने कहां से काली पीली आंधी उमड़ कर आई थी। दोपहर के वक्त भी इतना अंधेरा, इतनी धूल के हाथ को हाथ न नजर आए।
अपने आप को संभालते हुए सब दीवार की ओट में दुबके थे। लाली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। हाँ, उसे आंधियों से डर लगता था। शाम के वक्त जब माँ पीपल नीचे दिया जलाने जाती, लाली घर पर अकेली होती थी। उसे घर में अकेले रहने से भी डर लगता था। माँ की जरा सी झिड़की पर वो रो पड़ती थी और तब भानु ही समझाता था उसे कि ये माँ का स्वभाव है, दिल की बुरी नहीं है वो। किसी छोटी लड़की की तरह सर झुकाए सिसकती लाली को वो देर तक पुचकारता रहता, फिर मुस्कुरा देती थी वो, वही कैक्टस के गुलाब बन जाने जैसी मुस्कुराहट। लेकिन अब जनवरी के अंत में सारी सारी रात जो पत्ते झाड़ती आंधियां चली, वो कैसे रही होंगी अकेले। माँ के दिया जलाकर लौट आने तक क्या भीत के पास चिमनी लिए खड़ी रही होगी, झिड़की सुनकर घंटों से सकती रही होगी। और भी न जाने कितने सवाल, कितनी यादें भानु को दिन भर सताती रहीं। हर बार वो अपना हौसला थोड़ा और मजबूत कर लेता कि उसे ऊंट को राजी करना है, उसे हर हाल में लौटना है। रात के वक्त जब वो तीनों खाना खाने बैठे तो भानु ने अपने हिस्से की 2 रोटियां और एक गुड़ की डली अपने साफे तले छुपा दी। भाजी 1 रोटी और, उसने कहा तो सोहन हंसकर बोला, और कटे से आवेगी, घर थोड़े अपना, गिन कर बनाई थी, तेरे हिस्से की दे दी तने। भानु बेवजह ही जरा सा मुस्कुराकर उठ गया। सबके सोने के बाद वो चुपके से ऊंट के पास गया और रोटियां उसके सामने रख दी, गुड़ की डली भी। ऊंट ने एक पल सूंघने के बाद रोटियां खा ली। अगले करीब 10 दिन तक वो रोज ऐसा ही करता रहा। रोज खुद थोड़ा सा भूखा रहता था वो। 20 दिन बीतते बीतते ऊंट अब उसके हाथ से रोटियां खाने लगा था। भानु अब एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता था। आज रोटियां खिलाने के बाद उसने ऊंट को पुचकारते हुए उसकी गर्दन पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर ऊंट ने तेज गर्दन हिलाकर उसे दूर धकेल दिया। भानु को लगा उसकी उम्मीद एक झटके में एकदम कच्ची पड़ गई। मंजिल तो दूर, वो अभी वापसी के रास्ते से भी बहुत दूर खड़ा था। भानु हर रोज ऊंट के पास जाता, दिन में कई बार, कभी कुछ खिलाकर तो कभी ऐसे ही उसकी गर्दन पर हाथ फेरने की, पीठ थपथपाने की कोशिश करता। आजकल बड़ा प्रेम हो रहा है इससे, एक रोज काकोसा ने उसे ऊंट के पास देखकर पूछ ही लिया। बस ऐसे ही, भानु मुस्कुरा कर बोला। सोचने की बात तो यह है कि ये तुझे, कहते कहते वो कुछ सोचने लगे। भानु को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। चलो चौखी बात है, तने ऊपर बिठाया इसने। थोड़ी देर बाद काकोसा बोले, नहीं तो मैं ऊपर बैठूंगा भी क्यों। भानु अपनी घबराहट जुबान तक आने से रोक नहीं पाया। रे अपना ऊंट है, क्यों ना बैठेगा, चल मैं बिठाता हूं, अठया, काकोसा ने कहा तो भानु अचकचाते हुए ऊंट के जरा और पास खिसक गया। सोच के रहा है, बैठ। काकोसा ऊंट को थपथपाते हुए बोले, मारे छोरे को गिराना मत। अगले पल भानु ऊंट की पीठ पर बैठा था। इतने दिन से यही तो चाहता था वो। शायद बादलों के पार प्यार के फरिश्ते सच में बसते थे और इस पल उस गडरिए पर मेहरबान थे। भानु का पूरा दिन एक अलग सी खुमारी में गुजरा। रात होते ही वो चुपके से तंबू से निकलकर ऊंट पर बैठा और चल पड़ा, डूबते सूरज की दिशा में अपनी लाली की ओर। अमावस की रात, तारों से भरा साफ आसमान और रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंट पर सवार वो गडरिया कभी कुछ गुनगुनाने लगता तो कभी बस बेवजह हंसने लगता। सुबह होने तक वो वहां पहुंच चुका था जहां उनका पिछला डेरा था। आज वो पूरे दिन भी चलता रहा, लेकिन रात होने तक रुकना पड़ा। ऐसे ही चलते रुकते करीब 15वें दिन उसे अपना गांव नजर आने लगा। सुबह की पहली किरण आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। उसने ऊंट की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। घर पहुंचकर ऊंट को बाहर ही बांधा और भीतर चला गया। माँ बापू उसे देखकर हैरान थे। उनके सवालों झिड़कियों के बीच भानु चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, अपनी हठ पूरी करने की खुशी में चूर, किसी मासूम लड़के की तरह। इस बीच उसकी नजरें किसी को तलाश रही थीं, अपनी लाली को। थोड़ी देर बाद भानु बाहर आया तो देखा लाली उपले सुखा रही थी। वो उसी तरफ चला गया बिना पैरों की आवाज किए।
पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हथेलियां रख दी। वो एक पल के लिए चौंकी, मगर अगले ही पल भानु के हाथों को टटोलती उसकी हथेलियों में इत्मीनान था, एक सुकून। आ गए? उसकी आवाज भर्राई सी थी। तनई तो कहा था जल्दी आना। हाँ, पर कैसे आए? उड़न खटोले पर बैठकर, कहते हुए भानु ने अपने हाथ हटा दिए। कितनी ही देर दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रहे। भाणे भी बैठना है थारे उड़न खटोले पर, बिठाओगे? लाली ने ऊंट की तरफ देखकर कहा तो भानु सिर्फ मुस्कुरा दिया। लेकिन रात को सबके सोते ही लाली को लेकर चुपके से ऊंट के पास चला आया। लाली मुंह में पल्लू दबाए मुस्कुराई और ऊंट पर बैठ गई। भानु भी उसके पीछे बैठ गया। ऊंट के गले में लटकते गोरबंद की आवाज और उसमें घुलता लाली की चूड़ियों, उसकी पायलों का स्वर। भानु ने अपनी बाहें उसके चारों तरफ थोड़ी और कस दी। इतने महीनों का इंतजार बिना एक भी शब्द के सुना देना चाहता था वो। बिन बोले बता देना चाहता था कि उसे कितनी याद सताती थी लाली की। पूरे चांद की रात थी आज। रेगिस्तान चमकती रेत से भरे समंदर जैसा लग रहा था और ऊंट पर सवार भानु और लाली उसी समंदर में खिले रोहिड़े के दो फूल। बस इतनी सी थी ये कहानी।